स्वागत है आपका गंगा दोपहर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। नमस्कार, आस्था के साथ मैं हूं राजेंद्र देव। एक बड़ी खबर उत्तराखंड से इस वक्त हमारे पास है। वहां पर कोरोना के आज 60 नए मामले सामने आए हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या हो गई है 1145 और प्रदेश में एक्टिव केसेस की संख्या है 845। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट उत्तराखंड से, 60 नए मामले और इस तरीके से प्रदेश में कुल मामले एक्टिव जो है वो 845। और अगर अब तक कुल संक्रमितों की संख्या देखी जाए प्रदेश में तो वो है 1145। ये हम आपको उत्तराखंड का कोरोना अपडेट दे रहे हैं। तो बड़ी खबर उत्तराखंड में आज के दिन कोरोना के 60 नए मामले सामने आए हैं और इसी के साथ ही प्रदेश में अब तक संक्रमितों की संख्या 1145 तक जा पहुंची है। केवल आज ही के दिन 60 नए मामले सामने आए, जबकि एक्टिव केसेस की बात करें तो 845 एक्टिव केसेस हैं, मतलब जिनका इलाज चल रहा है। और आज के दिन 60 नए मामले सामने आए और अब तक कुल संक्रमितों की बात करें तो 1145 कुल संख्या है। देहरादून से 35 मामले आज सामने आए हैं, नैनीताल से 10 आए हैं, पौड़ी से 4 आए हैं, टिहरी से 10 आए हैं, उत्तरकाशी से 1 मामला सामने आया है। कुल इस तरीके से शहर वाइज हम आपको आंकड़े बता रहे हैं जो मामले सामने आए हैं। और 60 नए मामले कुल मिलाकर, सबसे ज्यादा राजधानी दून से। रवि केंद्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर है। रवि, आप और क्या जानकारी आपके पास आज जो ताजा मामले सामने आए उनके बारे में? जी देखिए राजेंद्र, इसमें सबसे बड़ी बात है कि देहरादून से आज बहुत ज्यादा मामले सामने आए हैं। एक हेल्थ बुलेटिन जो आया है उसमें 35 मामले हैं और इसमें ज्यादातर संख्या जो हम पहले से ही बता रहे हैं कि देहरादून की सब्जी मंडी में जो आड़ती से कोरोना का मामला शुरू हुआ था, तो यहीं पर जो है लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इसी को देखते हुए अब सरकार भी इस पर निर्णय ले रही है कि सब्जी मंडी को किस तरीके से बंद किया जाएगा और सब्जियों का संचालन किस तरीके से होगा, इस पर भी निर्णय लिया जा रहा है। क्योंकि सब्जी मंडी में से संक्रमण फैलने की बहुत ज्यादा संभावना है पूरे शहर में। इस बात को खुद मुख्यमंत्री अभी उन्होंने कुछ देर पहले ही कहा है। तो इसके देखते हुए अब कुछ निर्णय लिए जाएंगे, क्योंकि देहरादून में सबसे ज्यादा मामले अब लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसके साथ अगर हम बात करें तो नैनीताल में एक बार फिर से 10 मामले बढ़ गए हैं, जो कि सबसे ज्यादा मामले प्रदेश के नैनीताल में है। तो इसी को देखते हुए पूरे प्रदेश की संख्या जो है 1145 हो गई है। बहुत धन्यवाद आपका। और आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर का हम रुख करने जा रहे हैं, जहां नोएडा में बीजेपी का प्रदर्शन हुआ है। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां इस दौरान उड़ गई। बड़ी खबर नोएडा से, और नरेश शर्मा की गिरफ्तारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया गया, जिन पर किराएदार से मारपीट का आरोप है। तस्वीरें दिखा रहे हैं सेक्टर 24 थाना, जिसके बाहर ये बीजेपी के जो तमाम कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठे हैं। कितनी पास बैठे हैं आप देखिए, कहीं भी सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही। नरेश शर्मा जिनकी गिरफ्तारी हुई, बीजेपी नेता, और किराएदार के साथ मारपीट का उन पर आरोप है, उसी की गिरफ्तारी का विरोध कर रहे हैं। पुलिस ने नरेश शर्मा को गिरफ्तार किया है और इसके विरोध में ये तमाम बीजेपी कार्यकर्ता सेक्टर 24 थाने के सामने धरने पर बैठ गए। कहीं सोशल डिस्टेंसिंग नजर नहीं आ रही है, क्या महिलाएं क्या पुरुष, मास्क बेशक सबने पहना है, पर देखिए 2 गज की दूरी कहीं नजर नहीं आती। बीजेपी नोएडा महानगर के पूर्व अध्यक्ष नरेश शर्मा को पुलिस ने किराएदार से मारपीट करने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि इस वक्त हम उसी सेक्टर 24 थाने के बाहर मौजूद हैं, जहां उनको छोड़ने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर सैकड़ों की तादाद में जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो धरने पर बैठ गए हैं कि जो पूर्व अध्यक्ष नरेश शर्मा है उनको छोड़ा जाए। उनके खिलाफ जो एफआईआर हुई है वो गलत हुई है, उन्होंने किसी के साथ मारपीट नहीं की। लेकिन ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये लॉकडाउन काल की हैं और इस समय सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं। लेकिन आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और खुद महानगर अध्यक्ष मनोज गुप्ता जी यहाँ पर मौजूद हैं, धरने में बैठे हुए हैं। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से उल्लंघन हो रहा है, बल्कि वो किसी से कह भी नहीं रहे, हम उन्हीं से बात करेंगे। सर ये बताइए, आप धरने पर बैठे हैं? नहीं, धरने पे नहीं, ये बात करो। नहीं, ये तो बताइए, सोशल डिस्टेंसिंग का खुलेआम आप उल्लंघन कर रहे हैं, क्या कहेंगे? देख रहे हैं आप, ये महानगर अध्यक्ष हैं मनोज गुप्ता जी, कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है सोशल डिस्टेंसिंग पर। उनकी पत्नी भी मौजूद है जो पूर्व अध्यक्ष है नरेश शर्मा जी, उनसे बात करेंगे।
मैडम ये बताइए कि आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं किन चीज को लेकर के? मैं जिलाध्यक्ष को लेके आई हूँ, मेरे हस्बैंड को यहाँ लाए, सुबह उनको उठा के ले आए, 6-7 घंटे से कुछ पता नहीं है, पुलिस को जवाब नहीं दे रही है। लेकिन जिस तरीके से आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग की भी कोई चीज होती है, उसका मेंटेन तो नहीं हो रहा ना। FIR कराने आए हम, ये पुलिस FIR दर्ज नहीं कर रही है। तो देखा, ये उनकी पत्नी है जिनका कहना है कि सुबह पुलिस उनको उठा करके लाई है और ये भी उस किराएदार के खिलाफ FIR करने के लिए यहाँ धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन आप देख सकते हैं कि बीजेपी के कई नेता यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करने की जब कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री लगातार सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं तो ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं किया जा रहा। आपने देखा कि हमने महानगर अध्यक्ष जो हैं यहाँ के मनोज गुप्ता जी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर वो कुछ भी बोलने से मना कर दिया। हालांकि अब हम पुलिस के आला अधिकारियों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि लॉकडाउन के उल्लंघन पर वो किस तरीके की कार्रवाई करते हैं या फिर अपनों पे रहम और गैरों पे सितम लगातार इस प्रशासन का जारी रहेगा। तो हमने आपको दिखाया किस तरह से बीजेपी के कार्यकर्ता और समर्थक जो नरेश शर्मा के हैं वो थाने के बाहर धरने पर बैठे हैं। आपको सीधे लिए चलते हैं, बलराम पांडे इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता नोएडा से हमारे साथ। बलराम, उनकी पत्नी कह रही थी कि हम FIR दर्ज कराने आए हैं, तो आखिर कौन सी क्रॉस FIR ये कराना चाहते हैं? सोशल डिस्टेंसिंग के सवाल पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। देखिए आस्था, जो मांग थी बीजेपी कार्यकर्ताओं की, नेताओं की, उसके सामने नोएडा प्रशासन झुका और नरेश शर्मा को छोड़ने की बात कही है, जिसके बाद अब जो बीजेपी कार्यकर्ता है उन्होंने धरना समाप्त किया। इस वक्त हम उसी थाने के बाहर मौजूद हैं जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता यहां पर धरने पर बैठे हुए थे। आप देख सकते हैं ये नोएडा का सेक्टर 24 थाना है जहां पर बीजेपी कार्यकर्ता इस बात को लेकर के धरने पर बैठे थे कि उनके एक नेता को पुलिस ने किराएदार से मारपीट करने के आरोप में पकड़कर लेकर आई थी। लेकिन जब कार्यकर्ताओं का दबाव बना, लगभग 3 घंटे का प्रदर्शन यहां जारी रहा, लगातार CP हाय हाय के नारे लगे, पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद के नारे लगे। उसके बाद उनको छोड़ने के लिए प्रशासन मजबूर हुआ और जब सशर्त उनको छोड़ने की बात कही है, उसके बाद बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने धरना प्रदर्शन समाप्त किया। आप देख सकते हैं पुलिस के आला अधिकारी भी यहाँ मौजूद हैं, पुलिस की जो टीम है वो भी मौजूद है। लेकिन अब कार्यकर्ता धीरे धीरे जा रहे हैं क्योंकि जो उनका मकसद था वो पूरा हो गया। प्रशासन ने उनकी बात को माना है और कहा है कि नरेश शर्मा को अभी थोड़ी देर में छोड़ दिया जाएगा, जिसके बाद ये धरना समाप्त हुआ। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है आस्था कि आखिरकार बीजेपी की सरकार है, बीजेपी की पूरी टीम यहाँ पर धरने पर बैठी है, ऐसे में क्या संदेश देना चाहते हैं कि क्या प्रशासन उनकी सरकार की मंशा के अनुरूप काम नहीं कर रहा है या फिर जो प्रशासन है वो लापरवाही बरत रहा है और जो शरीफ लोग बड़ी लापरवाही, आपने लापरवाही शब्द का जिक्र किया बलराम, तो बड़ी लापरवाही तो यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग को देखने के लिए मिल रही है। सभी लोग वहां बैठे हुए थे चादरें बिछाकर, मास्क बेशक सब लोगों ने पहना हुआ था, अपने नेता की रिहाई की मांग भी कर रहे हैं, लेकिन यहां तो सोशल डिस्टेंसिंग नजर ही नहीं आई। सरकार की तरफ से साफ निर्देश हैं, बेशक अनलॉकिंग चल रही है पर सोशल डिस्टेंसिंग रखनी चाहिए। क्या संदेश देना चाह रहे हैं जनप्रतिनिधि? देखिए आस्था, इस सवाल को लेकर के हमने पुलिस के अधिकारियों से भी बात की कि आखिरकार थाने के गेट पर सैकड़ों की तादाद में बीजेपी कार्यकर्ता बैठे हुए हैं धरने पर और सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से उल्लंघन कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? तो उस पर उन्होंने भी चुप्पी साध ली, कहा ऐसा कुछ नहीं है। जब हमने उनसे ये भी कहा कि आप जहां पर खड़े यहाँ से 10 कदम की दूरी पर धरना चल रहा है, आप खुद चल के मेरे साथ देख लीजिए कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। अगर यही अन्य पार्टी के कार्यकर्ता होते तो क्या आप इसी तरीके से चुप्पी साधे रहते? इतने कड़े सवाल हमने उनसे पूछे लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया और यही वजह रही कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा है और प्रशासन को आखिरकार उनके सामने बिल्कुल झुकना पड़ा हाल और ये ही कहना में अगर हम बात करें तो सवाल कई उठे हैं।
कभी तस्वीर सामने आती है किसी दरोगा का बर्थडे मनाया जा रहा है थाने के अंदर, कभी तस्वीर सामने आती है कि ट्रांसफर हुआ, दूसरे थाने में चार्ज लेने जा रहे हैं तो सरकारी गाड़ियों का काफिला शान से लेकर चल रहे हैं। और आप देखिए जिस पार्टी की सरकार है उसके कार्यकर्ता थाने के बाहर और थानेदार कह रहे हैं हमें पता नहीं, चुप्पी साथ जाते हैं, सोशल डिस्टेंस। सवाल कई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हम अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर इस वक्त यही कि जो नरेश शर्मा है उनको छोड़ देने का जो अब आदेश है वो प्रशासन ने दे दिया है, थोड़ी देर में वो रिहा हो जाएंगे। रुक करते हैं अगली अहम खबर का। लखनऊ में पब्लिक का फैसला ऑन द स्पॉट। बड़ी खबर, पीजीआई इलाके में 3 चोरों का जुलूस निकाल दिया पब्लिक ने। चोरों का सर मुंडवाकर, जूतों की माला पहनाकर उनका जुलूस पब्लिक ने निकाला है। पीजीआई थाना क्षेत्र के बरौली गांव का यह मामला है। पुलिस अब भी जुलूस निकालने वालों पर कार्रवाई करने की बात कह रही है और कानून को हाथ में लेने का हक आखिर किसने दिया, इस वक्त का बड़ा सवाल यही है। पीजीआई इलाका जहां 3 चोर पकड़े गए, पब्लिक ने उनको पकड़ा, सर मुंडवाया, जूतों की माला पहनाई और उसके बाद उनका जुलूस निकाल डाला। मतलब पब्लिक का फैसला ऑन द स्पॉट। लेकिन बड़ा सवाल ये कि ये कानूनी मामला है और कानून को हाथ में लेने का अधिकार आखिर किसने दिया इस पब्लिक को। आप देखिए ये चोर बेशक पकड़े गए और मामला ये बनता था कि इनको पुलिस को सौंपा जाता, लेकिन सबसे पहले तो लाठी लेकर पूरी पब्लिक इन पर टूट पड़ी, उसके बाद बिठाकर उनका सर मुंडवाया गया, कालिख पोती गई और जुलूस निकाला गया जूते की माला पहनाकर। सब तालियां बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। पुलिस तक इन लोगों को पहुंचाया जाना चाहिए था। चोरी करते यदि पकड़े गए या फिर चोरी करने की कोशिश कर रहे थे तो पकड़े गए, मामला कानूनी है, इसका फैसला कानून करेगा। लोगों को यह अधिकार किसने दिया। एबीपी गंगा सबसे पहले तस्वीरें आपको दिखा रहा है। 3 चोर जो पब्लिक के हत्थे चढ़े, उसके बाद लोगों ने क्या किया, पहले डंडों से मारा, तस्वीर देखिए, जमीन पर लेटाकर लाते मारकर डंडों से पहले चोरों की पिटाई की गई, उसके बाद वहां से घसीट के कोने में बिठाया गया और सर मुंड दिया गया, उनका सर मुंडवाकर कालिख पोती गई और फिर जूते की माला पहनाई गई। लोग ताली बजा रहे थे, वीडियो बना रहे थे और इस अंदाज में इनका जुलूस निकला। लखनऊ में तालिबान जैसी हरकत दिखाई दी। देखिए कैसे जुलूस निकाला, सिर मुड़वाकर, जूतों की माला पहनाकर, चप्पल की माला पहनाकर, मुंह पर कालिख पोतकर, कानून हाथ में लेकर। ये है पब्लिक का जस्टिस, कहते हैं कंगारू जस्टिस। और ये सब उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दिखाई दिया। पहले देखिए कैसे बुरी तरह से पीटा इन लोगों को, जमकर पीटा, लाठियों से, लात घूंसों से, जैसे बन पड़ सका वैसे। उसके बाद इत्मीनान से ट्रिमर से सर मुड़वाया और फिर जूते चप्पल की माला पहनाई गई, देखिए कैसे, और जुलूस निकाला गया। कानून का राज कहाँ दिखता है आपको? अगर ये गलत है तो भी क्या ये सलूक होना चाहिए? पब्लिक का ये इंसाफ क्या सही था? लखनऊ की तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं। संतोष शर्मा हमारे साथ है, हमारे सहयोगी। संतोष, लखनऊ में एग्जैक्टली कहां हुआ और पुलिस क्या कह रही है इस मामले पर? देखिए, पीजीआई थाना क्षेत्र का ये गांव है जहां पर ये तीनों गांव के ही लड़के हैं। ये पुलिस के अनुसार ये नशे के आदी हैं और पहले भी चोरी के आरोप में जेल जा चुके हैं। ये गांव के एक घर में चोरी के इरादे से घुसे थे, लेकिन रात में गांव वालों ने इनको पकड़ लिया और उसके बाद आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कैसे गांव वालों ने पिटाई की और इनके न सिर्फ पिटाई की बल्कि इनका सिर भी मुंडवा दिया। उसके बाद पुलिस को सूचना दी गई, यानी कि पब्लिक के द्वारा ऑन स्पॉट जो जस्टिस की जो प्रथा है वो लागू की गई और इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है। इनको तो गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन पुलिस का कहना है कि जिस तरीके से कानून को हाथ में लिया गया युवकों के द्वारा, ग्रामीणों के द्वारा, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, उनको चिन्हित किया जाएगा। फिलहाल तीनों आरोपियों को जो चोरी के आरोप में गांव में घुसे थे, बाद में इनकी पिटाई हुई, इनको गिरफ्तार कर जेल भेजा जा रहा है। शुक्रिया आपका संतोष। तो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कैसे ये गांव के ही तीनों युवक थे और इसीलिए यहाँ की पब्लिक ने इत्मीनान से इन्हें इस तरह की सजा दी। वापस आपको नोएडा की खबर बताते हैं। यहाँ पर अचानक एक दीवार गिरने से भगदड़ मच गई। ये मामला सेक्टर 24 के सेक्टर 12 का है। यहाँ पर निजी अस्पताल की दीवार गिरी तो वहाँ पर लोग भागने लगे क्योंकि सुबह सुबह ही अचानक दीवार ढह गई और गनीमत यहाँ पर यह रही कि जन हानि नहीं हुई। अंदेशा है कि भूकंप के चलते यह दीवार गिरी है और इसमें 3 कारें दबकर क्षतिग्रस्त हुई हैं।
तस्वीरें आप देखिए नोएडा के सेक्टर 12 की, जहां पर भूकंप से अस्पताल की दीवार गिरी। कल भी रात को नोएडा में एक हल्का सा भूकंप आया जिसकी तीव्रता 3.6 के आसपास, और ये देखिए आप, अस्पताल की दीवार गिरी, वाहन क्षतिग्रस्त हुए। नोएडा की तस्वीरें इस बहुत हल्के से भूकंप ने, जिसका केंद्र भी नोएडा में था, ये हानि की है, ये नुकसान किया है। 3 गाड़ियां दबकर क्षतिग्रस्त मलबे के नीचे। और इस वक्त एक अहम खबर से आपको रूबरू करा दें। विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज सुनवाई हुई, जिसमें रामविला वेदांती के बयान दर्ज किए गए। और क्या कहा रामविला वेदांती ने, आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा, मुझे कोई अफसोस नहीं, फांसी हो या उम्र कैद वो भी मुझे स्वीकार है। देखिए, लोग चर्चा करते रहे और मंदिर का निर्माण कार्य भी शुरू हो गया। तो ढांचा विध्वंस मामले में जो सुनवाई हुई उसमें रामविला वेदांती का बयान दर्ज हुआ। पूरी तरह से अपने शब्दों के साथ खड़े नजर आए और यह भी कहा कि सजा चाहे फांसी हो या उम्र कैद, सब मंजूर है। लोग बहस करते रहे, बात करते रहे, विवाद करते रहे, लेकिन मंदिर का काम भी अब शुरू हो चुका है। मुझे कोई अफसोस नहीं है, वेदांती ने अपने बयान में कहा। बड़ी बात, बड़ी खबर। मैंने मंदिर के खंडहर को तोड़वाया था और मंदिर के खंडहर के तोड़वाने के आरोप में यदि हमको फांसी होती है तो मैं फांसी की सजा स्वीकार करता हूं। आजीवन कारावास होता है तो मैं कारावास जाने के लिए तैयार हूं, लेकिन रामलला का मंदिर छोड़ने को तैयार नहीं हूं। संतों ने जो निर्णय लिया था उसी निर्णय के अनुसार मंदिर का निर्माण हो रहा है। हम लोगों की इच्छा है कि विश्व का सबसे ऊंचा मंदिर बने। राम मंदिर के निर्माण का काम तो शुरू हो चुका है, इसलिए कोई क्या कहे, इतना ही समझते हैं कि जो भी होगा वह भव्य दिव्य जो कल्पना के अनुसार बनेगा, अच्छा बने, मजबूत बने, लंबे समय तक लोगों के सामने वो रहे। इसलिए उसका समय कितना लगेगा ये तो तज्ञों का विषय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनलॉक 1 में व्यापारिक गतिविधियां शुरू हो गई हैं, लेकिन आगरा में बैंड व्यापार अभी भी लॉक है। इसकी वजह से उनके सामने रोजी रोटी का संकट आ गया है। उनकी मांग है कि सरकार उनके लिए भी कुछ गाइडलाइंस लाए। आगरा के बैंड वालों का हम सच आपको दिखा रहे हैं, जो बहुत परेशान। सरकार ने जो परमिशन दी है कि शादियों में 30 से ज़्यादा लोग नहीं हो सकते हैं और ऐसे में कोई भी बैंड बाजे का कार्यक्रम नहीं होगा। और ऐसे में जो आगरा में हज़ारों की हज़ार तादाद में जो लोग बैंड व्यवसाय से जुड़े हुए हैं वो भयंकर मायूस हैं, क्योंकि एक एक रुपए के लिए वो लोग परेशान हैं, क्योंकि काम नहीं चल रहा है। और ऐसे में आज हम पहुँचे हैं आगरा के एक मशहूर बैंड, जो कई सारी फिल्मों में भी इस बैंड की पिक्चराइजेशन हो चुकी है। मिलन बैंड के ओनर हमारे साथ हैं, सुनील शर्मा। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं कि आपके माध्यम से हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचे। सबसे पहले तो हमारा ये जो पीक सीज़न था अप्रैल मई जून का, ये बिल्कुल ख़त्म हो गया। इस व्यवसाय से प्रभावित होने से लगभग 50 से 60 हज़ार मजदूर आगरा शहर से ही भूखमरी की नौबत पर आ गए हैं। सरकार को ये सोचना चाहिए कि जो भी हम शुभ कार्य करते हैं, उन शुभ कार्यों में हमारे गवर्नमेंट से रिलेटेड भी कार्य होते हैं। कभी धूम धड़ाका करना है हमें, कभी कोई सरकार बनती है जब भी बैंड बजता है, किसी का इनोवेशन पार्टी होती है जब भी बैंड बजता है, उसके बावजूद सरकार का हमारी तरफ कहीं कोई ध्यान नहीं है। आपको नहीं लगता कि सरकार को स्पेशल तौर पर जब हर सेक्टर के व्यवसाय पर वो अलग अलग गाइडलाइन बना रही, तो आपको भी राहत देनी चाहिए थी, आपके लिए भी कुछ अलग से थोड़ी रियायत बरतनी चाहिए? हाँ जी, हमारे लिए सरकार को इतना कम से कम करना चाहिए कि वो 30-40 बारातियों की क्वांटिटी रख रहे हैं तो कुछ आदमी, कुछ पर्सन हमारे बैंड के भी होने चाहिए, जिससे आदमी का एक सगुन हो, बैंड बाजा बजे, उसको भी लगे कि मैं, क्योंकि लाइफ टाइम में 1 टाइम शो होता है। दूल्हा भी घोड़ी पर बैठ कर आता है, उसका भी एक अपना हुजूर होता है कि भाई मैं घोड़ी पर बैठ कर आया हूँ, बैंड बाजा बजे, 4-6 बाराती डांस वांस करते हुए जाते हैं, तो बहुत अच्छा एक अद्भुत होता है। अगर प्रशासन ने आगे कोई ध्यान नहीं दिया, कोई नॉर्म्स नहीं निकाले, तो हो सकता है कि लोग आत्मघात करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आप समझ सकते हैं कि चेहरे पर निराशा का भाव है और इसकी वजह है कि सरकार की तरफ से कोई रियायत इस लॉकडाउन पीरियड के बाद जो रियायत हर व्यवसाय को मिली है वो इस व्यवसाय को नहीं मिली है। ऐसे में ये गुजारिश कर रहे हैं सरकार से कि तमाम जो गाइडलाइन जारी हो रही है, तमाम जो बंदिशें हटाई जा रही हैं, उसमें इनके व्यवसाय को भी शामिल किया जाए। आगरा से कैमरा पर्सन धीरी सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, ABP गंगा।
और अब खबर औरैया से है, जहां पर पिकअप ने ड्यूटी पर जा रहे एक साइकिल सवार को रौंद डाला, जिससे उसकी घटनास्थल पर मौत हो गई। यहां पिकअप भी पलट गई, जिससे 4 लोग घायल हो गए। ये घटना अजीतमल कोतवाली इलाके की है। तो एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां एक पिकअप वैन ने साइकिल सवार को रौंद डाला। साइकिल सवार की मौत हो गई और इस एक्सीडेंट के बाद पिकअप भी पलट गई। 4 लोग इसमें घायल हुए हैं। औरैया की यह खबर है, जहां पर एक सड़क हादसे के बाद 4 लोग घायल हो गए और एक शख्स की मौत हो गई। साइकिल सवार जिसकी मौत हो गई ऑन द स्पॉट। आप तस्वीरें देख रहे हैं, कितनी बुरी हालत में क्षतिग्रस्त ये साइकिल नजर आ रही है। परिवार में मातम पसरा है। तेज रफ्तार से एक पिकअप वैन ने साइकिल सवार को रौंद डाला। इस खबर के साथ ही हम रुक रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए।